हाय डेवलपर्स। और आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML को। HTML के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में ये दे रहा हूँ और मुझे कहा गया कि मैं इस पे वीडियोस वगैरह बना के दिखाऊं। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने लैंग्वेज है। मैं इससे पहले जावास्क्रिप्ट पे वीडियोस बना रहा था और मेरा रिएक्ट को प्लान था, लेकिन मुझे HTML को भी मतलब कि बेसिक्स को क्लियर करने को मतलब कि वीडियोस का कहा गया था, तो मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML की। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। और आप जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं मतलब कि उसमें वेब की लैंग्वेज में दुनिया में ज़्यादा यूज होती है कि कोई भी वेबसाइट HTML के बगैर नहीं बन सकती। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। जितने भी वेब पेजेस हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन सब में HTML है। जहाँ जहाँ पे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है वहाँ पे HTML का इस्तेमाल किया गया है। HTML refers to the way in which web pages document are linked together. The link available on the web page is called hypertext. अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, hypertext markup language। हाइपरटेक्स्ट का मीन है कि आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट पे लिंक्स जनरेट होते हैं। आप एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। लाइक आप फेसबुक को अगर बात करें तो फेसबुक का एक होम पेज है, एक आपकी प्रोफाइल का पेज है, एक सेटिंग का पेज है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। और साथ है मार्कअप। मार्कअप लाइक आपने मार्कअप का यूज़ किया होगा। लाइक हेडिंग में आप अगर वैसे कुछ लिखते हैं तो आप मार्कर के साथ हेडिंग देते हैं, कुछ अंडरलाइन करते हैं, कुछ बोल्ड करते हैं, कुछ इटैलिक करते हैं। तो ये होता है मार्कअप। तो हम HTML के अंदर एक तो लिंक्स वगैरह भी करते हैं और दूसरा हम लोग मार्कअप भी यूज़ करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मैं अपने वेब पेज फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को। और टेक्स्ट को टेक्स्ट टेल हाउ टू स्ट्रक्चर, मतलब कि हम टैग्स को यूज़ करते हैं। टैग्स आप देखेंगे कि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसका स्ट्रक्चर है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे देखेंगे। और ओरिजिनली जो HTML बनाई गई थी वो वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए बनाई गई थी। मतलब कि जो सबसे पहला 1.0 का वर्जन था उसमें सिंपल HTML रीडेबल थी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के ऊपर। तो बाद में इसके अंदर वेब 2.0, वेब 3.0 आया और अब उसके अंदर भी 3.4 पॉइंट में वर्जन आए। तो HTML जो है वो आपकी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगी। आप HTML के जरिए अपने टेक्स्ट को वेब पेजेस के अंदर लेके आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने HTML को इंट्रोडक्शन देखा। इसके लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है, आपको एक सिस्टम और उसके अलावा आप मोबाइल पे नहीं होगा, आपको सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा और एक आपको गुड इंटरनेट कनेक्शन। और उसके अलावा एक हमें एडिटर का सॉफ्टवेयर, मतलब कि एडिटर हम लोग यहाँ पे सब लाइन यूज़ कर सकते हैं, एटम यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये आने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपनी मशीन को कैसे सेट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करूँ जो बहुत ही सिंपल और आसान हो। हाय डेवलपर्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग अपनी मशीन को किस तरह सेट कर सकते हैं और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ऐसा एडिटर लेके आऊँगा कि जो एक ईजी होगा और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सटेंशन वगैरह को कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। तो एटम जो है एडिटर तो मुझे मतलब कि अच्छा लगा कि मैं एक सिंपल है और दूसरा ही कि आप मैक यूज़ करें, लिनक्स यूज़ करें, कहीं पे भी इजीली यूज़ होगा। मोस्टली रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जब भी कोडिंग स्टार्ट करें HTML की तो आप नोटपैड++ में करें या नोटपैड में करें। मोस्टली टीचर्स जो हैं वो इसी को करवाते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ मैं एटम को रिकमेंड करूँगा अभी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो टूल आपका लेटेस्ट होना चाहिए और आप जितना लेटेस्ट टूल यूज़ करेंगे उतना आपको ईजी होगा और आप उतनी जल्दी से सीखेंगे। बहरहाल अपनी अपनी राय है। आप नोटपैड से भी शुरू कर सकते हैं, आप VS कोड से भी शुरू कर सकते हैं, आप सबलाइन से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी राय है। खैर स्टार्ट करते हैं। एटम को डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करूँगा और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एटम और ये आ गया एटम। अब मैं यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब और यहाँ पे डाउनलोड आप मतलब कर सकते हैं। जैसे मैं तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और
अभी फ़िलहाल मेरे पास डाउनलोडिंग सेटअप पड़ा हुआ है और मैं बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था पहले ही, क्योंकि डाउनलोडिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो एटम का सेटअप मैंने ये और अब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप नोटपैड से स्टार्ट ले सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस से स्टार्ट ले सकते हैं, सबलाइन से स्टार्ट ले सकते हैं, वीएस कोड से स्टार्ट ले सकते हैं, ड्रीम वीवर से, मतलब कि बंच ऑफ एडिटर्स पड़े हुए हैं। और आप चाहें तो ऑनलाइन भी HTML को एडिट करने के हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको जहाँ पे आसानी होती है, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है एटम का। तो आप चाहे एटम से स्टार्ट लें। एटम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आसान है और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप इजीली से डाउनलोड करके, मतलब कि आप सिर्फ सर मैं भी इंस्टॉल कर रहा हूँ तो आप इंस्टॉल करके चला लें। तो ये मतलब कि इस वजह से एटम को चूज़ किया गया है। तो इंस्टॉलेशन के दौरान हम लोग अभी देखेंगे कि HTML की पहली वीडियो मैंने बताया था कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मतलब कि जितनी भी आपकी वेबसाइट की टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सबका सब HTML के अंदर लिखा गया है। तो HTML जो है वो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज, मतलब कि अगर आप HTML नहीं है तो आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। देन हम लोग CSS भी करेंगे, JS भी करेंगे, लेकिन अभी का जो मेरा जो पर्पज़ है वो HTML को ही बताना है। तो आप सिंपली यहाँ पे जिस तरह से कोड एडिटर ओपन हो चुका है, आप ये सारी टैब्स को क्लोज कर दें और इसे भी क्लोज कर दें यहाँ से। और आप फाइल पे क्लिक करें, न्यू फाइल, एंड आप यहाँ पे लिखें टेक्स्ट, सॉरी पहले आप सेव कर लें फाइल को। मैं इसे कर रहा हूँ डी में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html। तो index.html से मैंने यहाँ सेव कर ली। डॉक टाइप HTML का जो टैग है ये यूज़ होता है आपके लेटेस्ट वर्जन को डिफाइन करने के लिए कि आप HTML5 का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट है वो HTML5 है, और जब हम HTML5 को डिफाइन करें तो हमें डॉक टाइप का टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आप किसी भी लैंग्वेज को कुछ भी शुरू करते हैं तो आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना पड़ता है। लाइक अगर आप इससे पहले C++ पढ़ी हुई है या C पढ़ी हुई है या कोई भी लैंग्वेज जो आपने की है, तो आप उसमें हेडर फाइल्स और बॉडी और लास्ट पे फुटर्स वगैरह को अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे मतलब कि सिंपल आपने इसका स्ट्रक्चर ये HTML ठीक है। ये टैग में ये ओपनिंग टैग होता है और ये वाला क्लोजिंग टैग होता है। हमारे HTML में टैग होते हैं। ये सबसे वाला टैग वर्जन को डिफाइन कर रहा है और ये वाले दो टैग HTML को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब कि ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, कुछ टैग जो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ टैग हमें क्लोज करने की ज़रूरत होती है। तो मैं साथ साथ बताई जाऊँगा। ये HTML का ये वाला जो टैग है, ये मोस्टली टैग आपको ओपन भी करने पड़ेंगे और साथ ही क्लोज करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ टैग होंगे वो बहुत ही कम है। लाइक PR टैग हो गया, HR टैग हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वो टैग हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंपल यहाँ पे हेड को यूज़ किया और दो टैग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हेड और बॉडी। सॉरी ऊपर वाला मैंने टैग क्लोज नहीं किया हुआ, ठीक है। हेड और बॉडी मैंने यहाँ पे दो टैग। अब देखें जिस तरह इंसान का हेड है और बॉडी, तो इस तरह HTML में भी हेड और बॉडी होता है। हेड के अंदर आपने हेड के अंदर आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है। लाइक आप वहाँ पे मेटा टैग यूज़ करेंगे, आप लिंक टैग यूज़ करेंगे, आप स्टाइल टैग यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। तो आप लिंक टैग और इस तरह के टैग आप लोग HTML की जो इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउज़र होती है, जो आपने कोई फाइल लिंक करनी हो, तो आप इस तरह के टैग के लिए हेड टैग के अंदर काम करेंगे। और जो आपकी बॉडी टैग होगी वो आपकी वेब पेज के कंटेंट के लिए होगी कि आपने जो भी कंटेंट लिखना है वो आपने बॉडी टैग में लिखना है। हेड टैग
के मैं अभी बताता हूँ कौन कौन से टैग हेड टैग में यूज़ होंगे और कौन कौन से बॉडी टैग में यूज़ होंगे। अभी मैं फिलहाल हेड टैग में एक टैग दे रहा हूँ टाइटल। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो टाइटल, और टाइटल में लिखता हूँ वेब पेज। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। इसको आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ब्राउज़र में ओपन करना चाहूँ तो ये मेरे पास मैंने फाइल बनाई हुई थी, ये यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेब पेज लिखा आ रहा है। तो ये हमारे टाइटल टैग के अंदर लिखा गया था, और ये टाइटल जो हमारे पेज का सबसे टॉप पे होता है, मतलब कि लाइक यहाँ पे साथ कई दफ़ा आइकन भी होते हैं और साथ कुछ टेक्स्ट होता है, तो ये टाइटल टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। उसके साथ में अगर बॉडी में कुछ लिख के दिखाऊँ, लाइक अभी मैं बगैर टैग के कुछ भी लिख रहा हूँ, सेव करता हूँ और ये लिखा हुआ आ गया। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। सॉरी, ये आइटम है, मैं असल में वी एस कोड यूज़ करता हूँ, इससे मैं थोड़ा सा मतलब कि पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ आइटम को, और सिर्फ आप लोगों को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो खैर ये हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अगर ये कोडिंग आप नहीं करना चाह रहे, अब आप पूछेंगे कि आइटम को ही क्यों चूज़ किया, एक तो एक कलरिंग बड़ी आ रही है और दूसरी अगर आप ये कोडिंग नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल HTML और HTML लिख के टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी कोडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब ये मेटा टैग जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेटा टैग इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा होता है, और इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी ये जो है इसे क्लोज हो गया, सॉरी। बाकी लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, और ये HTML मतलब कि हम ब्राउज़र को इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो ये आप वैसे कर सकते हैं। HTML मैं फिर करता हूँ HTML, और ये करके आपने टैब प्रेस करना है तो ये सारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो में मतलब कि मेटा हेड टैग को एक्सप्लेन करूँगा, और अगर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाय डेवलपर्स, ये जो हम लोग आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है HTML के हेड टैग के ऊपर होगी, और ये HTML की सीरीज का तीसरा लेक्चर है, मतलब तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग HTML के हेड टैग को यूज देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैंने पहले HTML का इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको एडिटर का बताया था और आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हेड टैग को हम लोग क्यों यूज करते हैं, HTML में हेड टैग का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और इसकी यूज करने की रीजन क्या है। तो हेड टैग जिस तरह से मैंने बताया था कि हेड टैग के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा की अबाउट होती है। हमारे पेज का टाइटल होगा, हमारे स्टाइल शीट्स लिंक्स होंगे, और अगर हम कोई फॉन्ट्स वगैरह यूज़ करें, फॉन्ट फैमिली गूगल से यूज़ करते हैं तो उसके लिंक होंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करेंगे और जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेड टैग का जो मेन पर्पज़ ये है कि ये इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर द वेब ब्राउज़र, मतलब वेब ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन होगी, और उसके अलावा हम लोग अपनी जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स को बाहर से लिंक करके ला रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे हेड टैग में यूज़ करेंगे। और इन्हें हेड टैग में रखा क्यों जाता है, क्योंकि हेड टैग जो सबसे पहले रेंडर होता है। जब बैकएंड पे जब हमारी ये जो HTML है जब ये रेंडरिंग होती है तो हेड टैग जो सबसे पहले रेंडर होता है। इससे हम इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग हेड टैग पे रखते हैं। तो हेड टैग में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टैग यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। आप यहाँ पे एटम ओपन कर लें, लाइक यहाँ सिंपल मैंने एटम ओपन किया हुआ है। अभी मैं इसे सेव कर रहा हूँ, अभी मैं इसे आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो अभी ब्राउजर पे index.html आ रहा है, ठीक है, index.html आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने टाइटल देना है, तो टाइटल देने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेड टैग में टाइटल टैग लाइक हम लोग यहाँ पे टाइटल देता हूँ मैं तो ओके। और अब इसे रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल नजर आना शुरू हो गया। तो ये टाइटल टैग के अंदर हम लोग अपनी वेब पेज का जो टाइटल होता है वो देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करूँ तो आपको यहाँ पे आइकन भी नजर आ रहा है, ये जो आइकन रिलोड हो रहा है, और यहाँ पे चैनल का नेम भी नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे आइकन भी यूज कर सकते हैं, और जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल, ये अगर
मतलब कि अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं। लाइक इस तरह यूट्यूब का लिखा हुआ है तो हम यही वाला टाइटल देखते हैं यहाँ पे। लाइक अब हम यहाँ पे यूट्यूब लिखते हैं सपोज, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइटल किस तरह से दे रहे हैं। तो टाइटल टैग की समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट आगे हम लोग कहते हैं टाइटल आ गया। टाइटल के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं मेटा। मेटा का मतलब होता है मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, मतलब कि आपकी डाटा की जो इंफॉर्मेशन होगी वो मेटा होती है। लाइक मैं यहाँ पे HTML को यूज कर रहा हूँ, तो HTML में मैं कौन सी करेक्टर सेट यूज करने लगा हूँ। लाइक UTF-8 सबसे ज्यादा यूज होने वाला, और भी यूज होते हैं लेकिन UTF-8 लाइक यूनिवर्सल है और इसके बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। और ये 8-बिट इनकोडिंग स्कीम है, असल में इनकोडिंग स्कीम है जो हम बता रहे हैं अपने ब्राउजर को कि ये करेक्टर सेट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मेटा टैग में आपने इंफॉर्मेशन अपने जो हमारा जो डाटा, अब HTML हमारा डाटा ही है ना, जो भी हम लोग इसमें कंटेंट लिखेंगे वो हमारा डाटा है। तो जब हम इसको ब्राउजर को बताएंगे तो हम लोग UTF-8 के जरिए, मतलब कि मैं मेटा टैग के जरिए बता रहा हूँ। देन हम लोग आगे आते हैं लिंक। लिंक टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और जब हम लोग अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करेंगे तो हम लोग लिंक का टैग यूज करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ लिंक लिख रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं कर रहा कि आप, क्योंकि अभी बिगिनर है, और क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे उसको यहाँ पे अगर रिलेशनशिप स्टाइल शीट वगैरह लगा के एक्सटर्नल स्टाइल शीट करके दिखाऊंगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। तो लिंक टैग को भी वैसे ही छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे स्टाइल होता है। स्टाइल आप लोग यूज करते हैं जब आपने अपने वेब इंडेक्स वाली पेज की मतलब स्टाइल करना हो। CSS अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो ये इंटरनल मेथड है CSS अप्लाई करने का। CSS स्टैंडर्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये हम लोग जब HTML की सीरीज खत्म कर लेंगे तो फिर CSS पे मूव करेंगे, बहुत जल्द हम लोग इन चीज़ों को मूव करेंगे। तो अभी के लिए बस ये समझ लेंगे CSS के अंदर, सॉरी CSS के अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी मतलब कि जितनी भी कलरिंग स्टाइलिंग वगैरह होगी हम लोग यहाँ पे करेंगे। अभी मैं सिंपल अभी समझाने के लिए कलर में यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी ग्रीन, सॉरी बैकग्राउंड कलर मैंने देना है, फ़ॉन्ट कलर होगा, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ ग्रीन, और इसे मैं सेव करके रीलोड करता हूँ तो मेरा जो पेज है इसका कलर ग्रीन हो गया। तो ये CSS के जरिए हुआ है। ये हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी हम लोग सिंपल HTML को ही स्टडी करने वाले हैं। तो CSS हम लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये मैं अभी मिटा कुछ भी नहीं मैं यहाँ पे यूज कर रहा। देन हमारे पास स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा। स्क्रिप्ट टैग यूज होता है हम लोग जब जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करें या हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को यूज करें। तो स्क्रिप्ट टैग का सेल्फ क्लोजिंग नहीं है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा कर देता हूँ। कंसोल जावास्क्रिप्ट यूज करके ध्यान लगाओ, कंसोल डॉट लॉग यार। अब ये मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज किया हुआ है। तो मतलब कि अब यहाँ पे इसे हम लोग अगर देखना चाहें तो अभी मैं रीलोड करूँगा तो आउटपुट नजर नहीं आएगी, बिकॉज के अभी इंस्पेक्ट कंसोल ओपन नहीं है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई आई एम हेयर। तो अभी तक हम लोगों ने जो हेड टैग है इसमें हम लोगों ने एलिमेंट को देखा, टाइटल को देखा, मेटा को देखा, लिंक को देखा, स्टाइल को देखा, स्क्रिप्ट को देखा। इसके अलावा आप अगर गूगल फॉन्ट्स को यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे लिंक होगा। आप कोई एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करेंगे फ्यूचर में, वो भी हम लोग यहीं पे लिंक करेंगे। और कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी वो भी हम लोग यहीं पे लिंक करेंगे। कोई फेविकॉन के आइकन जो होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे। तो हेड टैग का मेन पर्पस होता है कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अपनी जो वेब पेज में हम लोगों ने जो यूज करना होता है। और मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। और मैंने इसकी रीजन ये बताई ठीक है, हेड जो होता है हेड टैग सबसे पहले रेंडर होता है। जब हम HTML को रेंडर करते हैं तो हेड टैग पहले रेंडर होगा, बाद में बॉडी टैग रेंडर होगा। इससे हम लोग जितनी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग हेड टैग में रखते हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग बॉडी टैग पे मूव करेंगे। और अगर कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
हाई डेवलपर्स लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने हेड टैग के बारे में पढ़ा था, और हेड टैग का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा था कि जी हेड टैग जो होता है इसके अंदर हम लोग मेटा टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग आउटसाइड से मतलब कि एक्सटर्नल सोर्सेज वगैरह को लेके आ रहे होते हैं, और पेज का टाइटल वगैरह हो गया, और इस तरह की चीज़ें हम हेड टैग में रखते हैं, क्योंकि हेड टैग में पहले रेंडर होना होता है, उसके बाद बॉडी टैग रेंडर होता है। कल मैंने बताया था कि हम लोग हेड टैग में ये क्यों रखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉडी टैग पे होगा। बॉडी टैग एक बहुत ही सिंपल टैग है, और एक बहुत ज़रूरी टैग भी है। आपकी HTML की डॉक्यूमेंट बॉडी टैग के बगैर कंप्लीट नहीं होती। इवन मैं ये कहूँगा कि आपका जितना भी कंटेंट होता है वो बॉडी टैग के अंदर होता है। आप जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ देखते हैं, जितनी भी हेडिंग्स देखते हैं, जितने भी पैराग्राफ देखते हैं, वो सब के सब बॉडी टैग में होते हैं। तो बॉडी टैग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग फॉर HTML। इसके अंदर मतलब जिस तरह से मैंने बताया कि हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी टैग में होती हैं। तो बॉडी टैग को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग CSS को यूज़ करेंगे। तो इतना हम लोगों को डीपली इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम हम लोगों ने यहाँ पे करना वो हम CSS में ईजिली कर लेंगे। तो मैं अभी क्योंकि HTML5 को ही लेके चल रहा हूँ, और मैं ओल्ड चीज़ों को नहीं पढ़ाऊँगा इन लेक्चर्स में। जितनी भी न्यू चीज़ें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर कर सकूँ। तो एडिटर को ओपन करते हैं। एटम को मैंने ओपन किया हुआ है, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा था, आज हम लोग बॉडी टैग को देख रहे हैं। तो सिंपल है, आपका ये बॉडी टैग ओपनिंग होगा, उसके बाद ये बॉडी क्लोजिंग, मतलब कि ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। अगर मैं अभी से सेव करूं और अभी अगर मैं इसे ब्राउज़र पे चला के देखूं तो नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा। तो इसमें लिखने के लिए मैं आपको अभी स्टार्ट में पी टैग पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पी टैग, पी होता है, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। जब भी आपने पैराग्राफ लिखना है आपने पी टैग का इस्तेमाल करना है। सपोज अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई डेवलपर्स, ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ वहाँ जाके, तो आपको नज़र आ रहा होगा हाई डेवलपर्स लिखा जा चुका है। इस तरह पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ में क्या लिखना है। जितने भी आपको पैराग्राफ नज़र आते हैं, अभी मैं रैंडम लिख रहा हूँ बिकॉज के अभी मेरे पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो आप अपनी पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए, मैं अगर इसे करता हूँ तो ये इस तरह से आगे आ जाएगा। अच्छा, पैराग्राफ की एक बात बताता चलूँ कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये बाद में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि ब्लॉक लेवल और इन लाइन एलिमेंट क्या होते हैं। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट होगा। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा इसकी मार्जिन, पैडिंग, इंडेंटेशन ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कर देगा। सॉरी, मार्जिन पैडिंग के वर्ड्स भी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन मैं ये बता दूंगा ये जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये न्यू लाइन पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है पैराग्राफ टैग। अब मैं आपको बताता हूँ हेडिंग के हेडिंग टैग्स, हेडिंग लेवल। तो सबसे पहले जो है हेडिंग लेवल में मेरे पास H1 का टैग आता है। H1 के टैग में मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ हाय, ठीक है। ये हेडिंग 1 का टैग है। अगर मैं इसे करूँ तो ये काफ़ी बोल्ड होकर आपको नज़र आएगा। देखें हाय। इसी तरह और टैग होते हैं। H6 तक हेडिंग HTML5 में है। मैं इसे कॉपी पेस्ट करके इसे आपको करके दिखा रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पहले H5 को यूज़ कर लें, आप चाहें H3 को यूज़ कर लें, आप चाहें H2 को यूज़ कर लें। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि जी हम इनमें फ़र्क कैसे करें, मतलब कि कौन सा टैग कहाँ पर यूज़ करना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि H1 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेडिंग होगी उसके लिए होगा, H2 जो उससे कम होगी, H3 जो उससे कम होगी, H6 जो लीस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो सबसे कम इम्पोर्टेंट होगी, हम लोग वहाँ पे H6 यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सा मतलब कि आपको फंडा है कि इसमें कोई क्वेश्चनिंग वाली कोई वो चीज़ नहीं है। तो आप अपनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से हेडिंग टैग को इस्तेमाल करें। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने बॉडी टैग को पढ़ा और हेडिंग और पैराग्राफ को पढ़ा।
अगली वीडियो में हम लोग बेसिक टैग को और पढ़ेंगे, मतलब कि मैं भी और इसके अंदर टैग ऐड करूँगा। अभी सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब कि ये कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें बताऊँ, और हम क्योंकि आगे CSS पे मूव करें। ये HTML जो है ये बेसिक्स हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत ही आसान चीज़ है। और मतलब कि कोई मुश्किल चीज़ अभी तक आपने किया होगा तो आपको समझ आ रही होगी, ये बहुत ही ईजी सा वर्क है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अभी हम बड़ी स्मूथली और बड़ी आसानी से इसे कवर कर रहे हैं। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी टैग की समझ नहीं आई आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका रिस्पांस आता रहे। और जिन लोगों ने प्रीवियस सब्सक्राइब किया हुआ मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने मतलब कि चैनल को एकदम से सब्सक्राइब किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हेलो डेवलपर्स, ये हमारी HTML सीरीज़ की चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कॉमन टैग्स को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बॉडी टैग को पढ़ा और बॉडी टैग में हम लोगों ने हेडिंग्स के लेवल्स को देखा और पैराग्राफ को देखा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपको ये वीडियोस भी समझ आ सकें। इस वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि हम लोग जितना भी हमारा टेक्स्ट होता है हम लोग किस तरह से बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और इसके मुतालिक देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों ने ओपन कर एक चीट शीट मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है जिसमें कुछ टैग्स हैं जो मैं अभी स्टडी करवाऊँगा। सबसे पहले टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होता है, अभी मैंने VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले लूँ और पैराग्राफ लिखता हूँ आई एम डेव। ओके, तो अब अगर मैं इसे सेव करके रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा होगा आई एम डेव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़ करने लगा हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग सिंपली यूज़ होगा कि जब हम लोगों ने किसी चीज़ को मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उससे अगर हम लोगों ने वेबसाइट में दिखाना है तो हम लोग उसे स्ट्रॉन्ग टैग के ज़रिए दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग टैग में लिख देता हूँ। ये आ चुका स्ट्रॉन्ग टैग में, और अगर मैं इसे रिव्यू करता हूँ, रीलोड करता हूँ तो ये बोल्ड हो चुका है। अच्छा, इसके साथ ही एक टैग है बी टैग। आल्सो क्रिएट बोल्ड टेक्स्ट बट नॉट एज इफेक्टिव एज द टैग अबव। मतलब कि ये भी बोल्ड ही करेगा लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया था हम लोगों ने जहाँ पे एक बात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो, लेकिन अगर हम लोगों ने खाली बोल्ड ही करना है, बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम लोग खाली बी टैग को यूज़ करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पे नया पैराग्राफ लेके और यहाँ पे बी टैग को यूज़ करके दिखाता हूँ। वेलकम। ठीक है, तो अब इसे मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो ये आपको नज़र आ जाएगा। दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है विजुअलाइज, लेकिन इनके सिमेंटिक्स में फ़र्क है। जो पहले वाला टैग है वो यूज़ हो रहा है कि जहाँ पे हमारी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने उसे शो करवाना है, तो ये इस तरह से करवाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि दिखने में सेम है तो हम लोग बी की जगह वो स्ट्रॉन्ग टैग क्यों नहीं यूज़ करते या स्ट्रॉन्ग की जगह बी नहीं यूज़ करते। तो उसकी रीज़न ये है कि कुछ वेबसाइट, कुछ रीडर्स होते हैं ब्लाइंड रीडर, तो वो वेबसाइट सिर्फ सुन सकते हैं और उनके लिए हम लोग फिर स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करते हैं ताकि वो बात को इम्पोर्टेंटली सुन सकें। नेक्स्ट हम लोग आगे अगले टैग पे चलते हैं। अगला टैग है EM टैग। EM टैग भी सिंपल सा टैग है। EM टैग मतलब कि स्ट्रॉन्ग टैग था जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उसको डिस्प्ले करने के लिए। EM टैग होता है जो उससे कम इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए हम लोग EM का टैग यूज़ करेंगे। तो सिंपल अगर मैं इन्हीं पे EM अप्लाई करता हूँ, ठीक है, EM टैग अप्लाई किया तो ये इटैलिक हो जाएगा। ये देखें, ये आपको इटैलिक नज़र आ रहा है IM टैग। अच्छा, ये इटैलिक हो गया। अब ये यूज़ होता है जहाँ पे बात इम्पोर्टेंट है लेकिन कम इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग से कम इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों ने EM यूज़ करना है। और इसके साथ ही एक टैग है आई टैग। आई टैग भी बोल्ड की तरह मतलब कि उसे फॉर्मेट करेगा, इटैलिक करेगा, लेकिन फ़र्क इसमें दोनों में फिर वही है कि जो EM टैग है ये इम्पोर्टेंट को शो करेगा और आई टैग सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहा है टेक्स्ट की। ठीक है, तो ये आपने यूज़ करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। वेबसाइट हमेशा सिमेंटिक्स को समझ के बनानी चाहिए ताकि अगर कोई रीडर रीड कर रहा है तो वो उसे हर चीज़ आपकी समझ आ सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है वेबसाइट बनाते हुए।
देन आगे हम लोग चलते हैं साइड टैग की तरफ। साइड टैग ये होता है जहाँ पे हम लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी शो करनी हो। लाइक कोई मैंने कुछ मैंने लिखा और मैं ऐसे थोड़ा बहुत लिखा, कोई वर्ड मैंने ऐड किए तो मैं ऐसे साइड टैग के अंदर लिखूंगा। सिंपल ये भी सिंपल ये भी इटैलिक टाइप भी कुछ करेगा। चलिए ये वाली मैं आउटपुट रहने देता हूँ, इसी के अंदर मैं साइड टैग अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो देखें या इसमें भी सेम ही है, लेकिन ये क्रिएटिविटी को शो करने के लिए। फिर वही चीज़ के विजुअलाइज सेम है लेकिन इनके सिमेंटिक्स में फ़र्क है। नेक्स्ट अगली चीज़ है हमारे पास प्री टैग। प्री टैग मतलब प्री डिफाइन, इसका मतलब होता है कि आपने कोई पोइम लिखी और वो पोइम की फॉर्मेटिंग आप चाह रहे हैं कि जैसे उसके पैराग्राफ थे वैसे ही आने चाहिए। लाइक अगर मैं कोई पोइम सर्च करता हूँ, पोइम्स, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैं पोइम अभी कुछ भी सर्च करता हूँ, सपोज ये पोइम है, मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये यहाँ पे शो हो रही है, जिस तरह यहाँ पे शो हो रही है वैसे ही वहाँ पे, मतलब कि स्पेसिस वगैरह हर चीज़ जिस तरह की यहाँ पे नज़र आ रही है सेम ऐसी चीज़ वहाँ पे नज़र आनी चाहिए। कॉपी किया मैंने इसे, कॉपी करके मैं यहाँ पे अब यूज़ करिए मैं मिटा रहा हूँ और पी टैग यूज़ करके इनमें मैं यूज़ करता हूँ प्री, ठीक है। और अब जैसे ही इसके अंदर है ये वैसे ही शो होगी। मैं अगर इसको स्पेस देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसी ही फॉर्मेटिंग में शो होगी हमारे ब्राउज़र पे। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे एडिटर में है बिल्कुल वाइट स्पेसेस वैसी हैं, सब कुछ कोमास वगैरह हर चीज़। तो प्री का मतलब है कि हम लोगों ने पहले से इसकी इंडेंटेशन फॉर्मेटिंग वगैरह की जैसी है वैसे ही डिस्प्ले कर दी जाए। तो ये होता है प्री टैग। पॉइंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनमें आप फॉर्मेटिंग नहीं करना चाह रहे, मतलब कि ब्राउज़र की फॉर्मेटिंग नहीं चाह रहे, तो आप उन्हें प्री टैग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद उससे अगला टैग है हमारे पास डेल का टैग। डेल का टैग यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों ने किसी चीज़ को डिलीट करना हो, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये पैराग्राफ ये प्री का टैग मिटा देता हूँ यहाँ से, और अगर मैं अब इसे रीलोड करता हूँ तो एक अभी इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पे शिफ्ट ऑन लेफ्ट कर इनकी फॉर्मेटिंग। अच्छा अब मैंने यहाँ पे करना है कि मैंने ये फॉल का वर्ड डेल करना है, ठीक है। डेल से क्या होगा, इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी जिस तरह स्ट्राइक थ्रू, जिस तरह हम लोगों ने अक्सर देखा होता है कि कोई प्राइस कटी होती है तो वो डेल, मतलब इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू एक लाइन आ जाएगी। मैं अगर इसको तो आप देख सकते हैं अब ये लफ्ज डेल नहीं होगा, मतलब इसका सिमेंटिक्स में मीनिंग है कि हम लोगों ने ये लिख के डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये इसके सिमेंटिक्स में है, ये वर्ड तो नहीं डेल हुआ लेकिन इस पर लाइन आ गई है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक और टैग है इसके साथ ही, इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों ने कोई चीज़ इंसर्ट की हो। लाइक मैंने अभी यहाँ पे इंसर्ट की, मैं यहाँ पे फॉल की जगह फॉल यहाँ पे वॉल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। वॉल को लिखा और मैं अगर ये, तो यहाँ पे वॉल, तो ये नीचे अंडर है, मतलब कि इसका मतलब ये कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया एक फैक्टर को। इंसर्ट टैग इंसर्ट करने अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइस कट होती है कि 9 डिस्काउंट प्राइस है, वैसे प्राइस एक्चुअल 1000 है और उसकी डिस्काउंट प्राइस 950, मतलब 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो 100 काट के 50 लिखा होता है। तो उस सिनेरियो में हम लोग डेल और इंसर्ट के टैग को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम लोग काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी नीड्स के मुताबिक। देन हमारे पास यहाँ पे आता है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट एक ऐसा टैग है जो लंबे पैराग्राफ को लिखने के लिए शो होता है और इसके अंदर हम लोग साइड टैग भी यूज़ कर सकते हैं। साइड टैग में हम लोग रेफरेंस वगैरह भी देते हैं, तो मैं ऐसे यूज़ करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने ब्लॉक कोट को अगर मैं यूज़ करूँ तो एक बड़े पैराग्राफ को करने के लिए, ठीक है, इसकी आप इंडेंटेशन देख रहे हैं। इंडेंटेशन इसलिए से हुई है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ पी। मैं अगर पी को यहाँ से मिटाता हूँ
तो ये पी यहाँ से मिट चुका है और मैं अब इसे दोबारा रीलोड करता हूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे इंडेंटेशन आप इसकी देख रहे हैं। तो जब लंबे पैराग्राफ को हम लोगों ने लिखना हो तो हम लोग ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। क्यू टैग यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों ने कोटेशंस लिखनी हो। तो छोटी छोटी कोटेशंस के लिए जब हम लोग लाइक डबल कॉमास में, आपने इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशंस को देखा होगा, तो वो क्यू टैग में लिखी जाती है। मैं अगर यहाँ पे इसके नीचे आके एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और एक क्यू टैग इसके अंदर लेता हूँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मैंने लिख दिया। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये डबल क्विट्स में ये क्यू टैग की वजह से, ये क्यू टैग यूज होता है कोटेशंस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बी आर टैग यूज होता है जब आपने लाइन ब्रेक करनी हो। सपोज अभी ये पैराग्राफ आ रहे हैं, ये आप अगर देख सकते हैं, तो मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ तो इनमें कोई लाइन नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि लाइक वाटर के बाद नई लाइन पे अगला पैराग्राफ, मतलब कि अगला जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो न्यू लाइन पे आए। तो मैं यहाँ पे सिंपल वाटर के बाद वाटर 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 बी आर का टैग यूज़ करूँगा, लाइक वाटर। वाटर ढूंढना मुश्किल हो गया। हाँ, वाटर का वर्ड नहीं मिला। सपोज मैं इसको इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अभी वाटर का मिल नहीं रहा। ये बी आर टैग मैंने, अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि कुछ टैग HTML में ऐसे हैं जो खुद ब खुद ही क्लोज हो जाते हैं, तो इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब कि उस तरह से नहीं लिखना, आपने सिंपल इसको ऐसे ही लिखना है। मैं इसे रीलोड करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो ये लाइन ब्रेक हो गई है। आप इस तरह से और भी लाइन ब्रेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसे यूज़ कैसे करें। आप वैसे लिख लें, ऐसे लिख लें, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, अगले टैग्स पे चलते हैं। अगला टैग हमारे पास है HR, हॉरिजॉन्टल रूल। जब आपने एक सेक्शन ब्रेक करना हो, लाइक आप चाह रहे हैं कि दो पैराग्राफ के दरमियान एक लाइन आ जाए, उस लाइन के लिए आप लोगों ने HR टैग को यूज़ करना है, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। मैं सिंपल यहाँ पे ही BR के साथ ही HR, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, इसे भी क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैं HR को यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो गई है। तो जब हम लोगों ने अपने पेज में लाइन को लगाना हो तो हम लोग HR को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे सब और सुपरस्क्रिप्ट का तो आपने सुना होगा। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम लोग लाइक मैं यहाँ पे यूज़ ही करके दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O के बारे में, ठीक है। H2O के बारे में लिखता हूँ H सब 2 सपोज। अब H बड़ा होगा और 2 उसके नीचे। आपने बेस और एक्सपोनेंट का मतलब मैथ में पढ़ा होगा कि बेस होती है जो सेम, जो जिसके ऊपर हम लोग पावर लगाते हैं, और पावर एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, और बेस वो जो जिस अदद के ऊपर हम लोग लगा देते हैं। तो अभी मैं इसको करूँ तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे H2 आ चुका है। और अगर मैं इसे सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ करूँ, सुपर एक्सपोनेंट के लिए और सब बेस के लिए, ये आपने ये बस ये फ़र्क याद रखना। सब नीचे के लिए और सुपर ऊपर वाली के लिए। मैं यहाँ पे O लिख देता हूँ। तो अगर आप इसे रिलोड में करता हूँ तो आपको H2O नज़र आ रहा होगा। तो आप सिंपल इसके अंदर मैथ की कोटेशन वगैरह को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी टैग होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे U टैग यूज़ करूँ अंडरलाइन करने के लिए, U टैग यूज़ होता है अंडरलाइन के लिए, आपको अंडरलाइन नज़र आ जाएगी, ठीक है। कुछ टैग उस चीट शीट में नहीं है, जो मैं वैसे ही आपको करवा देता हूँ। U टैग को अगर मैं यूज़ करता हूँ और मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे टैग होते हैं। मतलब कि आप इसे अपने तौर पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन टैग हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के दौरान। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बिकॉज कि मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैग करवा सकूं और हम लोग इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एंकर टैग को, इमेज टैग को किस तरह से यूज़ करेंगे। फिर हम लोग टेबल्स पे आएंगे, फिर हम लोग फॉर्म्स पे आएंगे। हेलो डेवलपर्स,
लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को देखा था कि हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कौन कौन से टैग को यूज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इमेज टैग को। हम इमेज चीज़ को किस तरह से इंसर्ट करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग बड़ा ही सिंपल सा है और बहुत ही आसान है। HTML बहुत ही आसान चीज़ है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब पे मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत आसान है, सीख लो। आसान है, चलो करते हैं। इमेज टैग पे आ गए। इमेज टैग पे आने के बाद मैं अगर सिंपल से यूज़ करूँगा तो कुछ भी नहीं है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अगर मैं अभी ब्राउज़र पे जाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकता हूँ। चलिए सिंपल मैं इसको आपको ये सिंपल ये कर रहा हूँ कि मैं इसे इवेलिन फाइल एक्सप्लोरर में करके अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये नहीं, अभी कुछ भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, इमेज के लिए हमें सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो वो मैंने डेस्कटॉप पे की हुई है, ये BG के नाम से, ठीक है। आप भी इमेज कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोर्स, एक इसका एट्रीब्यूट है सोर्स। सोर्स में हम लोग ये बताते हैं कि इमेज को हम लोगों ने कहाँ से लेना है, वो पाथ जहाँ से हम लोग इमेज लेंगे हम लोग वहाँ पे क्या बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इमेज ले रहा हूँ डेस्कटॉप से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा bg.jpg, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे इमेज नहीं आई। चेक करते हैं, अच्छा क्यों नहीं, बिकॉज इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारा जो HTML का फोल्डर है वो है डी में, ठीक है। तो हमें इमेज भी फिर यहीं पे रखनी पड़ेगी। मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसमें रख देता हूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ, और अब अगर मैं इसे करूँ रीलोड करूँ तो आपको इमेज नज़र आ गई। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे फोल्डर भी बना लेते हैं और उस फोल्डर में इमेज रखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर न्यू फोल्डर ओपन करूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इमेज के फोल्डर में, ये ले। अच्छा, ये अब इमेज के फोल्डर में सेव हो चुका है। तो अब मैं अगर यहाँ पे अगर अभी मैं रीलोड करूँगा तो पिक्चर फिर चली जाएगी, देखें चलेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, अभी मैं सोर्स के, चले मैं ये पहले कंप्लीट कर दूँ इमेज को, और ये ले, अब इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सिंपल हम लोग इमेज ले हैं। अब अगर इमेज लोड ना हो, अगर इमेज मतलब कि कई दफ़ा लोड नहीं होती तो कई दफ़ा वहाँ पे नाम आ जाता है ओल्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लिखने से क्या होगा कि ये जो इमेज अगर यहाँ पे अगर नहीं लोड होती, सपोज मैं इसको गलत कर देता हूँ, ठीक है, मैंने एक्सटेंशन गलत कर दी, अब इमेज नहीं लोड होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्ड जो मैंने ओल्ड टेक्स्ट लिखा था कि अगर इमेज नहीं लोड होगी तो ऑल्टरनेटिव के तौर पे कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कर देना, तो ये बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यहाँ पे आ चुका है। मैं अब इसे सही करता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला एट्रीब्यूट हम लोगों ने सोर्स का पढ़ा, दूसरा एट्रीब्यूट हम लोगों ने ओल्ड का पढ़ा, ठीक है। मैं इसे रीलोड करता हूँ तो ये दोबारा पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके अलावा इसके कुछ एट्रीब्यूट है, हम इसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं। विड्थ मीन चौड़ाई और हाइट मीन लंबाई। मैं अगर इसको 40% करूँ, ठीक है, परसेंटेज मीन स्क्रीन का परसेंटेज यहाँ पे होगा, ये 40% है स्क्रीन का। अगर मैं इसे 30% करूँ तो ये स्क्रीन का 30% होगा, ये देखें, मतलब कि ये मेरी जितनी भी स्क्रीन है उसका ये 30% आ रहा है। मैं इसे पिक्सल में भी दे सकता हूँ। मैं अगर 30 पिक्सल करता हूँ तो आप देखेंगे कि बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। मैं इसे लाइक 200 पिक्सल कर देता हूँ ताकि इसका साइज़ जो है वो, आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज मैंने इस वजह से करके दिखाया, सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है परसेंटेज की, कि स्क्रीन की 30% पे इमेज आ जाए, तो परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, विड्थ मैंने इतनी दे दी, और हाइट में देता हूँ लाइक, हाइट में देता हूँ, हाइट भी हम इस तरह परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हाइट में भी देता हूँ 50 पिक्सल, तो छोटी हो जाएगी काफ़ी, जहाँ तक मुझे काफ़ी छोटी होगी। 500 पिक्सल करता हूँ तो आप वादे डिफरेंस देखेंगे, काफ़ी लंबी हो गई है। आई थिंक 200 ही सही रहेगा, स्क्वायर में अच्छी लगेगी। तो मैं ब्राउज़र पे जाके अगर रीलोड करता हूँ तो ये, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इमेज में विड्थ और हाइट भी हम लोगों ने सेट कर सकते हैं। सोर्स
और विद और हाइट। ठीक है, ये टैग हम लोगों ने, अगर मैंने कॉपी करता हूँ लाइक इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी। आप इस तरह से अपनी इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये इमेज टैग के ज़रिए हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किस तरह से एक इमेज ब्राउज़र में डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट कैसे सेट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल CSS को लेके चल रहा हूँ, सिंपल HTML को सॉरी लेके चल रहा हूँ। CSS में होगा तो मैं इसको और एडवांस करके दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताता चलूँ कि जब मैं इस पे माउस को लेके जाता हूँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि जब इस माउस पे लेके जाऊँ, इस पे पिक्चर पे माउस लेके जाऊँ, तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आए। तो सिंपल है कि मैं यहाँ पे अगर टाइटल का टैग यूज़ करूँ, सॉरी यहाँ पे टाइटल का टैग यूज़ करूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड पिक्चर। ठीक है, बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड, अब ठीक है। और मैं इसे रीलोड करता हूँ और बैकग्राउंड टाइटल का एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी इस पे नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए ये हम लोग, मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इमेज के साथ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग CSS में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी देख लें। अगर टाइटल यहाँ पे नहीं, किसी वजह से नहीं चल रहा तो आप देख लीजिएगा। अगर मतलब कि ना चले तो मैं दोबारा इसको देख लूँगा। तो ये हम लोगों ने इमेज टैग को बेसिक पढ़ा। इसी तरह आप इमेजेस को सेट कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी या कुछ भी इस तरह छोटा मोटा क्रिएट कर सकते हैं। हेलो डेवलपर्स, ये वीडियो में हम लोग एंकर टैग को पढ़ने लगे हैं और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इमेज टैग को पढ़ा था। एंकर टैग यूज होता है जहाँ पे हम लोगों ने वेब पेजेस को आपस में लिंक करना हो, मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो। और हम वेब पेजेस को भी लिंक कर सकते हैं, हम किसी वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी एंकर टैग का यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत मज़े की चीज़ है। इसे हम लोग करके देखते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे एंकर टैग के लिए ए यूज़ करना है और ये सिंपल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आई एम गूगल या सॉरी आई एम डैब लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। और अगर मैं अभी यहाँ पे, ये पहले इमेज वाला खुला हुआ है, अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आई एम डैब आ गया। अच्छा, अभी इस पर कुछ भी आपको कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। मैं जैसे ही यहाँ पे href देता हूँ, href मीन हाइपर रेफरेंस, कि हमारा रेफरेंस कहाँ पे है, हम कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं। जिस चीज़ को लिंक करना है उस चीज़ का रेफरेंस हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लियर, मैं यहाँ पे href लिखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं अगर हैश लिखता हूँ, हैश का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसी पेज पे रहा है। ठीक है, ये ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लिंक लग चुका है। ठीक है, अभी मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ Ctrl+S और मैं इसमें लिखता हूँ, ये फर्स्ट पेज लिख लेता हूँ, फर्स्ट पेज .html। ठीक है, और सिंपल मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ अब लिखता हूँ h1 लिख देता हूँ, आई एम फर्स्ट पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज लिख दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे आके href की जगह मैं यहाँ पे देता हूँ पाथ फर्स्ट पेज, क्योंकि इसी फोल्डर में है तो वो सेव करता हूँ और इसे मैं रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आई एम फर्स्ट पेज में बैक दूंगा तो मैं अपने वहाँ पे, और ये आपस में पेजेस को लिंक कर दिया है। आपने देखा कि एक बड़ी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं और वो आपस में लिंक इंटरलिंक्ड होते हैं, तो वो एंकर टैग के बेस होते हैं। मैं यहाँ पे एक और अगर करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ href गूगल पे। अगर मैं लेके जाना चाहूँ तो यहाँ मैं लिखता हूँ गूगल। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ हाइपर रेफरेंस में ये दे दिया वेबसाइट को, और मैं यहाँ लिख देता हूँ विजिट गूगल। जिस तरह आपकी वेबसाइट पे लिखा था विजिट फेसबुक, विजिट ट्विटर, कुछ भी फुटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं।
तो अभी मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ और अभी मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये आ रहा है विजिट गूगल। अगर मैं यहाँ पे विजिट गूगल पे क्लिक करूँगा तो वो रीलोड होकर गूगल पे चलेगा। अगर मैं बैक जाऊँगा तो फिर हमारी पिछली वेबसाइट पे। तो एंकर टैग का मेन पर्पज होता है कि हम लोग आपस में वेब पेजेस को लिंक कर सकें। इसके अलावा एंकर के टैग के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर वही रिस्ट्रिक्शन के भी मैं CSS यूज़ नहीं कर रहा है। अभी हम सिंपल HTML को लेके चल रहे हैं और HTML के दायरे में जितना हम लोग इसे कर सकते हैं वो करेंगे, फिर हम लोग एडवांस लेवल पे CSS में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एंकर टैग को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट के टैग को। लिस्ट का टैग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैग है। हम जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट में लिस्ट का टैग यूज़ होता है। आपने नेविगेशन बार देखी होगी जहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और डिफरेंट सब मेन्यूज़ वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। वो सारे लिस्ट टैग के अंदर यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमें कई दफ़ा लिस्ट टैग अपनी टू डू लिस्ट हम बनाते हैं, तो हमें अपने वेब पेज पे टू डू लिस्ट शो करने के लिए भी लिस्ट टैग की ज़रूरत पड़ती है। कई दफ़ा हमें डिफरेंट टास्क को शो करना हो, डिफरेंट कलर्स को शो करना हो, डिफरेंट चीज़ों को शो करना हो, तो हम लोग लिस्ट टैग को यूज़ करते हैं। तो ये टैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम ये टैग HTML में किस तरह से यूज़ करते हैं और HTML के अंदर रहते हुए हम किस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह से इसकी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन किया हुआ है और VS कोड में सिंपल HTML का स्ट्रक्चर है और अभी कुछ भी नहीं किया हुआ। अब तो इसको मैं अभी कॉपी पाथ करके आपको गूगल पे कहीं पे चला के दिखाता हूँ। तो अभी सिर्फ यहाँ पे लिस्ट टैग आ रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल। तो अब हम लिस्ट टैग को स्टार्ट करें। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान है। हम लोग इसे देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले, अब लिस्ट दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट जिसमें 1 2 3 4 नंबर शो होते हैं और अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें बुलेट्स वगैरह आपने देखे होंगे अक्सर, तो वो शो होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको OL यूज़ करना पड़ेगा। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर हम लोग LI का टैग यूज़ करेंगे, लिस्ट। मैं यहाँ पे देता हूँ लिस्ट लाइक रेड और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, रेड, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन एंड येलो एंड ब्लैक और ब्लू, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी ऑर्डर लिस्ट दी, ये हमारी। और यहाँ पे मैं H1 के जरिए यहाँ पे लिख देता हूँ H1 ऑर्डर लिस्ट। मैं इसको अगर ब्राउज़र में आके रीलोड करता हूँ तो एक टैग नहीं बंद हुआ देखिए यहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो येलो के पास देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। इसे हम सेव करते हैं अब, और अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 शो हो रही है। इसी के साथ एक और टैग यूज़ होता है अनऑर्डर लिस्ट का। मैं इसी को कॉपी, चलिए मैं इसको लेदर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ H1 अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर के लिए आपको UL का टैग यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह आपने ऑर्डर के लिए OL का टैग यूज़ किया था, इस तरह यहाँ पे आपको UL का टैग लेना पड़ेगा। UL के टैग में यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट से नाम लिख लेते हैं, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर और उर्दू। उर्दू के साथ हम लोग लिख लेते हैं फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू और केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट ली हुई है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्पेलिंग में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो, तो आप देख लीजिएगा इसे। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ये हम लोगों ने दो लिस्ट क्रिएट कर ली।
अब इसके आगे चलते हैं। अब मैं लिस्ट में कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 के बजाय कुछ और आए। मतलब कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, वो आपने अक्सर एक रोमन गिनती देखी होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसकी टाइप 1, ये आपको इंटेलिजेंस में शोर होगा 1 जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये मैं करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा अनऑर्डर लिस्ट में, सिंपल कोई चेंज नहीं है। अब अगर मैं करता हूँ आई कैपिटल, तो आपको वो गिनती नज़र आएगी रोमन में, रोमन टाइप, जिसके अंदर जो स्टार्ट में होती थी ये इस तरह वाली गिनती। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्मॉल आई लिखता हूँ तो ये स्मॉल में हो जाएगी, देखें आउटपुट। अगर मैं ए लिखता हूँ कैपिटल तो ए बी सी आ जाएगा। और अगर मैं स्मॉल, ये एम सी यूज़ के लिए अक्सर यूज़ होता है, अगर मैं ये वाला ए लिखता हूँ तो स्मॉल उसमें आ जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप की कुछ ऑप्शन हैं। टाइप इक्वल टू, अब इसमें टाइप होती है स्क्वायर। स्क्वायर में आपको ये जो डिब्बे हैं ये स्क्वायर में आ जाएंगे, ठीक है। एक सर्कल जो है डॉट्स ये स्क्वायर में आ गए, ठीक है। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे देता हूँ अगर सर्कल, तो ये सर्कल में आ जाएंगे। और देन अगर मैं देता हूँ यहाँ पे सर्कल के अलावा डिस्क, तो ये डिफ़ॉल्ट जो हमने देख रहे थे पहले उसमें उस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये इनके साथ एट्रीब्यूट है। अब तीसरी एक और लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर हम लोग डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन वगैरह, अगर हमने किसी लिस्ट की डिस्क्रिप्शन भी साथ देनी हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए टैग यूज़ होता है DL, डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद डेफिनेशन टर्म, और यहाँ पे डेफिनेशन टर्म में सपोज मैं लिखता हूँ HTML। और उसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, इसमें लिखता हूँ कि HTML इज़ बेसिक या मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। इसी के साथ मैं एक और दे देता हूँ CSS। मैं इस तरह देता हूँ कि CSS ऊपर DT आएगा, सॉरी। CSS यूज होती है, CSS इज यूज फॉर स्टाइल ए वेब पेज, ठीक है। अब मैंने इन दो को अगर मैं देता हूँ और इन्हें मैं रीलोड करता हूँ, तो आप ये देखते हैं कि ये वाली लिस्ट इस तरह से शो हो रही है। अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँ तो ये ज़रा मज़ीद परमानेंट हो जाएगा। मैंने बी टैग आपको पढ़ाया हुआ है बोल्ड करने के लिए। अगर आपको इन टैग्स का नहीं पता, ये जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली वीडियो आपसे देख सकते हैं। और इसे भी मैं अगर बोल्ड कर दूँ तो ये तो अब मैं इसे अगर रीलोड करता हूँ तो आपके सामने दोनों बोल्ड हो गए हैं। अब इस तरह से ये डेफिनेशन लिस्ट होती है, आप डिस्क्रिप्शन भी जिसके देना चाह रहे होते हैं। और ये ऊपर वाली ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लिस्ट टैग को किस तरह से यूज़ करते हैं। हम लोगों ने जितने पॉसिबल वेज हैं वो यूज़ करके देख ली। इसके अलावा हम इसमें सब लिस्ट भी बना सकते हैं, वो एक्स्ट्रा मज़ीद वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इसी के अंदर एक नया टैग ले लेना है। UL के अंदर एक नया टैग ले लें, लाइक अगर मैं इस लिस्ट टैग में लेता हूँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ लिस्ट टैग 1.0, ठीक है। अभी मैं सिंपल अभी यही कर रहा हूँ, सिंपल आपको दिखाने के लिए।
तो आप देख सकते हैं कि इसकी सब लिस्ट बन गई है 1.0 2.0। मैं इसको अगर यूएल ही रहने दूँ तो ये बेहतर लगेगा, यूएल। और टाइप मैं इसकी देता हूँ स्केयर, ताकि ये वादे हो जाए, स्केयर। दैट्स प्रीटी लुक। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। आप इसके आगे भी सब लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी आउटपुट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लिस्ट टैग के बारे में कि लिस्ट टैग हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और हम लोग किस तरह से लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेबल टैग को। टेबल के अंदर किस तरह से हम लोग डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग टेबल किस तरह से बना सकते हैं। लाइक आपने अपने रिजल्ट पार्ट्स देखे होंगे, जहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह और आपके सब्जेक्ट्स वगैरह एक टेबल में नजर आ रहे हैं। तो हम इस तरह की चीजें, इस तरह की टेबल किस तरह से HTML में जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टेबल के बारे में पढ़ेंगे, टेबल टैग के बारे में, टेबल टैग कहाँ पे यूज होता है और कैसे कैसे यूज होता है, और उसको देखेंगे कि हम HTML के अंदर रहते हुए किस तरह टेबल जनरेट करेंगे। क्योंकि मैं CSS यूज नहीं कर रहा, मेरी पहली से लेके आखिरी वीडियो तक CSS बहुत कम यूज हुई है, और इस वीडियो में CSS यूज होगी थोड़ी सी इनलाइन। इस वीडियो में हम लोग इस जैसा टेबल बनाएंगे। हम लोग देखेंगे कि हम लोग HTML के अंदर किस तरह से ये टेबल बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है, और ये सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है जो HTML का होता है। तो अभी तक कुछ भी नहीं और उसमें किया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। H1 से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल टैग, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ लर्न टेबल टैग, और अब यहाँ पे टेबल टैग के लिए मुझे यहाँ पे टेबल का टैग देना पड़ेगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा टी हेड, टेबल का जो हेडर होगा। अच्छा, टी हेड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी रो। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, टी हेड स्टैंड फॉर टेबल हेड, और टेबल टी रो में मैं टी एच का टैग यूज़ करूँगा टेबल हेडिंग की। अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, और देन यहाँ लिखता हूँ टी एच क्लास, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ टी एच स्टेटस, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक टेबल टैग लिया, टेबल टैग के बाद टी एच टेबल हेड का टैग लिया, टी आर टेबल रो का टैग लिया, और टी एच टेबल हेडिंग का। अब अभी तक हम लोगों ने 4 टैग यूज़ किए। मैं इसे सेव करता हूँ, और अगर मैं इसे कॉपी पाथ करके ब्राउज़र में दिखाऊँ तो अभी तक हम लोगों ने ये काम किया है, स्टूडेंट क्लास स्टेटस, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि अब मैं इसके अंदर डाटा, क्योंकि मैंने इंसर्ट करना है, तो मैं उसके लिए टी बॉडी का टैग यूज़ करूँगा। टी बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे देखूँगा कि टी आर का टैग उसी तरह से, और अब यहाँ पे टी डी का टेबल डाटा का टैग, सारे टैग वही हैं। एक नया टैग टी बॉडी का है और टी डी टेबल डाटा का। अब टेबल डाटा में मैं सपोज कुछ भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट का नेम आ गया, और क्लास उसकी मैं ABC भी लिख देता हूँ, और स्टेटस एक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं सिंपल इसे कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल इसको, और मैं यहाँ पे 4-5 रोज मैंने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मैं वहाँ जाके रीलोड कर दूँ तो आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इस टेबल में देखूँ तो यहाँ पे लाइंस भी हैं। तो हमें लाइंस के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इस टेबल की, एक एट्रीब्यूट है। आपने यहाँ पे आके बॉर्डर, और आपने 1 कर देना है। जैसे ही मैं इसे 1 करूँगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लाइंस आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है सेल स्पेसिंग, कि सेल के दरमियान स्पेस कितनी होगी। उसके लिए मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग को 3 पिक्सल करता हूँ, या 5 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे मैं रीलोड करूँगा तो आप देख सकेंगे कि अब ये सेल की स्पेस ही, इनके दरमियान जो आपस में स्पेस आ रही।
अच्छा, उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी यूज होती है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग को हम लोग यूज करते हैं कि सेल के अंदर जो कंटेंट नज़र आ रहा है वो कितना मतलब कि वो सेल के अंदर कितना डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल की अगर सेल पैडिंग करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये अभी ये स्टूडेंट जो है वो सेल के अंदर कहाँ से शुरू होगा आप ये देख सकते हैं। तो ये अगर मैं ये दिखाऊँ तो ये स्टूडेंट की यहाँ पे स्पेस आ रही है, ये इस साइड पे भी स्पेस आ रही है। तो लेफ्ट राइट अप डाउन ये 5 पिक्सल की इतने पैडिंग मिल गई है। अच्छा, अभी तक अब हमने ऊपर कलर भी किए हुए थे और बैकग्राउंड भी कलर। अच्छा, उसके लिए हमें थोड़ी सी CSS यूज़ करनी पड़ेगी। तो CSS को यूज़ करने के लिए सिंपल अभी मैं, क्योंकि CSS तो शुरू नहीं की हुई, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे स्टाइल टैग को यूज़ कर सकते हैं। और स्टाइल टैग को यूज़ करके आपने अगर लाइक बैकग्राउंड कलर करना है, लाइक अगर मैं इस पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर करना चाहूँ तो मैं पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर इस तरह से हो चुका है। और मैं इसकी यहाँ से इसकी विड्थ भी चेंज करना चाहूँगा, विड्थ 100% कर देता हूँ। अच्छा, 100% क्यों कर रहा हूँ? 100% मीन कि स्क्रीन के 100% पे शो, जिस तरह से अगर मैं इस वाले की तरफ जाऊँ तो ये पूरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके रीसाइज कर रहा हूँ, ये देखिए ये स्क्रीन का 100% ले रहा है, रिस्पॉन्सिव भी है। तो इसके लिए आपको अगर मैं इसे रीलोड करूँगा तो अब ये भी 100% पे आ चुका हुआ है। अच्छा, उसके साथ मैं अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ टेबल हेडर का। तो स्टाइल और बैकग्राउंड कलर मैं इसका रखना चाह रहा हूँ ग्रे। तो आप देख सकते हैं कि अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो चुका है। इसी तरह मैं सेल्स का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं टेबल बॉडी में सिंपल करूँगा स्टाइल बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में अगर ये वाला कलर देख लेता हूँ। आप कोई भी कलर अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की हुई थी सबसे लास्ट पे। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे सिर्फ एक ही सेल रो TR, और उसमें मैं टेबल डाटा को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कॉल स्पैन। कॉल स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 कॉलम है 3, और यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट ऑफ लक। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये तीनों कॉलम को मर्ज कर देगा। मैं यहाँ पे इसे 2 करता हूँ फ़र्क दिखाने के लिए, तो आप देखेंगे इसने ये कम कर दिया। तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। और मैं अगर इसको यहाँ पे लिख दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अच्छा एक इशू आ रहा है यहाँ पे, सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहा हूँ ताकि जो टेबल का जितना भी जो डाटा है वो सेंटर में आ जाए। तो ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो गया। मैं चाहूँ तो नीचे वाले का टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक अगर मैंने सिंपल इस पे स्टाइल करना है तो अभी मैं इस पे नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये कि फिर मुझे वो इनलाइन CSS यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब हम लोग CSS शुरू करेंगे तो हम लोग इसे देखेंगे कि हम लोग किस तरह से डिटेल में हम लोग किस तरह से इसकी कलरिंग करेंगे और वो सारी चीज़ें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि हम लोगों ने ये टेबल को सीखना था, बेसिक सीखना था। इसका आपको आइडिया आना बहुत ज़रूरी है। गर्चे ही HTML5 में नहीं है, लेकिन आप लोग इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। आप अपने स्कूल का रिजल्ट कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह टेबल के अंदर, या कोई भी ऐसा डाटा जो आपकी टेबुलर फॉर्म में हो, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे लाजमी करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप अपना फीडबैक लाजमी दें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।